और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में कलह। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 किसी भी लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए जीवन मरण से कम नहीं है। कौन जानता था कि सैकड़ों की संख्या में गिनी जाने वाली पार्टी दहाई पर आ जाएगी। और अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इकाई पर आ जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर हमेशा लगे हैं। ये सवाल और ये गणित सियासी गुणागणित से कहीं अधिक पार्टी के गुणागणित से है, क्योंकि हमेशा प्लस में रहने वाली कांग्रेस पार्टी लगातार माइनस में जा रही है। और अब सवाल ये भी है कि क्या माइनस बनाम माइनस की लड़ाई पर कांग्रेस =0 पर आ जाएगी। बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है, एक के बाद एक कांग्रेस को झटके पर झटके लगते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाने वाले 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया, जिनमें से 2 ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और एक नेता संजय निरुपम, जिनका ये कहना है नवरात्रि में यानी 9 अप्रैल को वो क्लियर करेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि चुनाव जरूर लड़ेंगे। जी बिल्कुल, और वो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति पर है। और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रकाश सक्सेना सर हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। अर्चना शर्मा मैम हमारे साथ में जुड़ी है, मैम आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। कल्पना शर्मा मैम हमारे साथ में जुड़ी है, मैम आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आर.के. शुक्ला सर भी हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। विलक्षण जी, और इसी के साथ विलक्षण सक्सेना जी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, साथ ही संदीप पाठक जी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले प्रकाश सक्सेना सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष का जो वो रहता है अपनी भूमिका वो भी नहीं निभा पा रही, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, वो कई गंभीर आरोपों के साथ में जा रहे हैं। आरोप तो ये भी लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो राम मंदिर का मुद्दा ठुकराया है, इससे कार्यकर्ता आहत हुए हैं और वो एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? बिल्कुल, विपक्ष के तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं है कि वह अपना अस्तित्व खोती जा रही है। यहाँ लोकतंत्र का सवाल आता है। क्या जनता के हित में है कि विपक्ष का धीरे धीरे खत्म होता जाना? तो क्या इसके पीछे कोई एक कॉन्स्पिरेसी आपको इसके पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई नहीं देता क्या? अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला देखा, पीएमएलए का कल संजय सिंह छूट कर आए, उनकी स्पीच यदि आपने सुनी हो, विपक्ष तो वो भी है लेकिन कोई भय नहीं है। 6 महीने जेल में रहने के बाद भी उस मामले को उठा रहे हैं। कांग्रेस में ऐसा क्या होता जा रहा है? मैंने बहुत पहले आपके यहाँ एक डिबेट में कहा भी था कि 2014 का एक नारा था एक पार्टी का, ये युद्ध आर पार है, अंतिम प्रहार है, और वही दिमाग ठनक गया था कि किससे युद्ध कर रहे हो आप। और दूसरा मैंने मुद्दा उठाया था कि ये धनतंत्र का खेल है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने उस चीज को एक्सपोज किया, धनतंत्र। अभी बहुत से मामले भी बाकी हैं एक्सपोज होने को। तो एक पार्टी भयानक सशक्त रूप से कारपोरेट के दम पर चल रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने को एक विकल्प के रूप में, आम आदमी के रूप में, कारपोरेट वर्सेस आम आदमी एक अपना परसेप्शन क्रिएट किया, तो एक उसके विकल्प के रूप में खड़ी हुई। कांग्रेस अपना विजन क्लियर नहीं कर पाई। लंबे समय बाद राहुल गांधी के साथ दिक्कत ये थी कि उनके जो वरिष्ठ नेता थे, जो इतने सालों से सत्ता भोग रहे थे, वो उनके पीछे खड़े दिखाई नहीं दिए। आपने वो G23 ग्रुप जो था इनका, कितने साल सत्ता भोगी, मंत्री पद भोगा, लेकिन जब अपने नेता के पीछे खड़े रहने की बारी थी तो वो सब इधर उधर झांक रहे थे। आप गौरव वल्लभ जी ने भी आज जैसे इस्तीफा दिया है, उनके पुराने वीडियो चलना चालू हो गए हैं कि वो तब इनके पक्ष में थे। बोले ये जो चीन में लोग घुस आए वो आवाज कौन उठाएगा? इस तरह के कई सवाल उन्होंने उठाए कि कौन उठाएगा। वो राहुल गांधी के पक्ष में थे, पर आज अचानक वो क्यों, आज वो मनी मेकर्स के पक्ष में क्यों खड़े दिखाई दिए? जबकि राहुल गांधी के वो पक्ष में पीछे खड़े थे, तब वो अदानी को मुद्दा बनाए हुए थे राहुल गांधी। तो ये अब वो सनातन कार्ड खेल रहे हैं। और हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म सबसे बड़ी चीज कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस तरह से वोट कब से मांगे जाने लगे कि धर्म के नाम से दो, जाति के नाम से दो, ये अपने आप में असंवैधानिक है। लेकिन इसे किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। एक बार आपसे जिक्र किया था ग्रीक के जो दार्शनिक का, सुकरात जी का, कि वो भी लोकतंत्र के पक्ष में थे, तो और उनका शिकार भी उसी लोकतंत्र से किया गया था। उन्होंने जो शंका जाहिर की थी कहीं ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र ना बन जाए। आज धर्म जाति के नाम से
जो जनता है, जो नागरिक है, उसको भीड़ में बदल दिया गया है। बिल्कुल। आज धर्म के नाम से लोग अपना वोटों का आंकड़ा देख रहे हैं, देश की चिंता कोई नहीं कर रहा है। यदि धार्मिक होने से नैतिकता आती तो अपने यहाँ तो ये होना ही नहीं था जो अपराध बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक एक है। किसी देश का मैं पढ़ रहा था कि 80% लोग वहाँ के नागरिक हैं, नास्तिक हैं, लेकिन वहाँ अपराध कम हैं। तो आप अपराध कम करने या आपके जो नागरिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए आपका धार्मिक होना जरूरी नहीं है, आपका संवेदनशील मानवीय दृष्टिकोण बहुत जरूरी है, आप में नैतिकता होना जरूरी है। बिल्कुल। इस चीज से सब भटकते जा रहे हैं। आप जितने छोड़ के जा रहे हैं उनमें नैतिकता कहाँ दिख रही है? आप बिल्कुल ये बिल्कुल बताइए। प्रकाश जी, नैतिकता को लेकर क्योंकि यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो बड़ा ही होता जा रहा है, कांग्रेस का कुनबा छोटा होता जा रहा है। अब वो गठबंधन के साथ उनका महागठबंधन हो या फिर कांग्रेस अकेले लड़े, सर विपक्ष जो एक प्रमुख कांग्रेस पार्टी जो है वो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसका कुनबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शुक्ला जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 3 बड़े चेहरे जो कभी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, और जैसा प्रकाश जी ने अभी बताया कि नैतिकता कहाँ है, जो कभी राहुल जी के पक्ष में हुआ करते थे, आज वो राहुल जी को छोड़कर और फिर बीजेपी में शामिल भी हो गए 2 नेता। तो देखिए, राजनीति में नैतिकता की अपेक्षा करना है ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गुनाह साबित हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, अब रहा सवाल कि कांग्रेस में कलह क्यों बढ़ रही है। मैं इसके लिए सिर्फ 3 कारणों के लिए जिम्मेदार मानता हूँ। पहला है नीति, दूसरा है नियत और तीसरा है नेता। शायद आज की दौर में कांग्रेस पार्टी में इन तीनों चीजों का प्रमुखता अभाव पाया जा रहा है। बिल्कुल। वो केंद्रीय स्तर पर हो या विभिन्न राज्यों के स्तर पर हो, क्योंकि जनता के सामने आपको अपनी नियत बताना पड़ेगी कि हम राजनीति में हैं तो क्यों हैं। बिल्कुल। साथ में आपको अपनी नीतियों का निर्धारण भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप समय काल के हिसाब से हर 2-4 महीने में अपनी नीतियों को चेंज नहीं कर सकते या उनमें किसी टाइप का मुख्य रूप से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल। नंबर 3 आता है नेता। केंद्रीय स्तर पे सेंट्रल में आपने देखा होगा 25-30 या 30-35 साल से कांग्रेस पार्टी में कोई मेजर परिवर्तन नहीं किया गया। वही चेहरे सेंट्रल कमेटियों में घूम फिर के आते जाते रहे। नतीजा ये निकला कि उनकी जो लीडरशिप थी वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। अब क्योंकि आज के दौर में निश्चित रूप से माने या ना माने, अभी बीजेपी का एक दौर चल रहा है, बीजेपी की संभावनाएं हैं, वो 400 पार का दावा भी कर रहे हैं, या एक बहाव है, या मैं तो बोलूँगा कि भी सुनामी टाइप की बीजेपी के पक्ष में चल रही है। तो निश्चित रूप से जो लोग राजनीति में हैं वो भी अपना भविष्य कहीं न कहीं सुरक्षित करना चाह रहे हैं। वो इसी धारणा को लेके मध्य प्रदेश हो या अन्य प्रदेशों में जो कांग्रेस पार्टी के पुराने चेहरे हैं वो पार्टी को छोड़ के बीजेपी या स्थानीय पार्टियों में जहां उनको अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है उस साइड मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमारे बीच में विलक्षण सक्सेना जी भी आ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना जी भी हमारे साथ में बीच उपस्थित है। कल्पना शर्मा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा कि आर के शुक्ला साहब ने 2-3-4 चीज़ों का जिक्र किया है, नेता, नियत और नीति, इनका अभाव दिख रहा है, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है अपनी ही पार्टी में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाए हैं कि जो बड़े नेता है उनका ज़मीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव नहीं है, वो दूर होते जा रहे हैं। अब ये खाई पाटना बेहद मुश्किल हो गया है और हम कहीं ना कहीं उनके इस रवैये से बेहद परेशान हैं, अपने आप को आहत कर रहे हैं, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। कितना गंभीर मुद्दा है, कितना गंभीर मुद्दा होने के साथ में ये समस्या है कि कांग्रेस पार्टी इसको गंभीरता से नहीं ले रही। के बाद से जिस तरह से कांग्रेस का बार-बार ग्राफ गिरा, लगातार ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, और देखिए 10 साल लगातार प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद यदि किसी नेता का ग्राफ कम नहीं हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी भी नजर नहीं आ रही जबकि इलेक्शन नजदीक है, ऐसी कंडीशन में अगर आप विपक्ष पर सत्ता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि उनके कारण से कांग्रेस में विघटन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये उचित नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को खुद ये समझना पड़ेगा कि किन कारणों से पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज होकर, और इवन वो लोग भी जिन्होंने कांग्रेस में मलाईदार पद में रहे हैं उसका उपभोग किया है, वो लोग भी अगर जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए होना चाहिए। देखिए
राजनीति, चाणक्य भी हमेशा कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, हमेशा राजनीति का तो एक मूल सिद्धांत यही है। सिद्धांत, बिल्कुल। यदि मूल सिद्धांत का देखा जाए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने न जाने कितने राज्यों में इस तरह से सत्ता तोड़ के और वापस से अपना सत्ता हासिल करी थी, ये सब जानते हैं। तो राजनीति का अगर मूल सिद्धांत है तो वो तो यही है कि आप साम दाम दंड भेद अपनाइए, वो आज बीजेपी कर रही है। सवाल उठता है कांग्रेस की, कांग्रेस ऐसी किन गलतियों के चलते आज इस कंडीशन में है। जब देखिए लोकसभा इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई है, अब 2 मई को आप देखते हैं रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन में आज भी उनके नेता उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो इसको समझना पड़ेगा कि किन कारणों की वजह से वो अपने लोगों को आज भी साध कर नहीं रखे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन जो नेता जा रहे हैं मैम, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है वो तो ग्राउंड लेवल पर ही की है। नहीं, देखिए मैं आपसे फिर बोलूंगी कि कोई राजनीति के चलते अगर हम कोई यात्रा रखते हैं तो उसका इफेक्ट वहाँ के लोकल बॉडीज पर नहीं उतना हो पाता, क्योंकि आप कनेक्ट कितने लोगों के बीच में हो रहे हैं। दूसरा, आपने आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं किया। और आज कंगना रनौत का एक इंटरव्यू यदि आपने सुना हो तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं उसको पार्टी वाइज नहीं लूंगी, लेकिन एक नॉर्मल एक पॉइंट उठाने की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन व्यक्ति होने से अच्छा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छा है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उस तरह से समझता हो। स्टेटमेंट बहुत मायने रखते हैं जनता के बीच। देखिए, पार्टी छोड़कर जाने का एक सबसे बड़ा कारण है कि जब ये नजर आए किसी भी कार्यकर्ताओं को या किसी को भी कि यहाँ पर हमारी उपभोक्ता उस तरह से नहीं हो रही है। और दूसरा, आने वाले समय में जिस तरह से 2024 के इलेक्शन नजर आ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं वो बताते हैं कि हम 400 पार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीदों के का एक दौर जो नजर आता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ नजर आता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कितने राज्यों में कभी उनकी सरकार हुआ करती थी। आज सिर्फ 3 राज्यों में है, जिसमें एक राज्य हिमाचल की बात करूं तो आए दिन कहीं ना कहीं वहां ऐसे समीकरण बनते हैं कि आज सत्ता गई कल गई। 2 राज्यों में बची, तेलंगाना और कर्नाटक की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये बहुत समझना की आवश्यकता है कि यदि आप इस तरह से बिखराव करते चले गए। और दूसरा, राजस्थान में आपकी सरकार थी, लेकिन राजस्थान में उनकी जो जिस तरह से गहलोत और अगर आप सचिन पायलट की बात करूं, उनके बीच में जो खाई थी आप उसको दूर नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, आप कमलनाथ और ज्योतिराज सिंधिया की खाई को नहीं पाट पाए। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि आखिर क्या कारण है कि मेन जो लीडर्स हैं। बिल्कुल कल्पना जी, लेकिन इसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी की ओर से, जैसे कि कांग्रेस पहले भी कहती आई है, अर्चना जी आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस जो आरोप लगाती है जब नेता जो है बीजेपी में शामिल होते हैं, उनका ये कहना है कि डरा धमकाकर हमारे नेताओं को शामिल किया जा रहा है, कोई नोटिस दिखाकर, या कुछ ऐसा होता है कि जो नेता होते हैं वो अपने काले कारनामों से छिपने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसको आप कितना सही मानती है? क्या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डरा धमका रही है बीजेपी और फिर जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या ये ठीक है? मैम देखिए, ये इतना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये राम मंदिर का जिस दिन स्थापना हुई उस दिन से आज तक देखें तो हमारा देश एक सनातन देश है, ठीक है ना। और सनातन देश होने के नाते राम मंदिर का निर्माण होना हम सबके लिए गौरव का विषय था। बिल्कुल। और उस गौरव के विषय में भाई आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में जाके बैठिए, आप विधानसभा में बैठते हैं, आप संसद में बैठते हैं, अन्य जगह पे आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठते हैं, तो वहाँ भी रामलला के मंदिर में आप क्यों नहीं बैठे? बिल्कुल। तो लोग जैसे बोल रहे हैं कि भाई, जैसे आज भी इस्तीफे के बाद बोला गया कि सनातन परंपरा को तोड़ा गया सनातन विरोधी है ना। मैं जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा पाया, है ना। और जैसे विकास के अन्य मुद्दे हैं, आप भी देखते हो कि जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी के कार्यकाल में पूर्ण हुए और उनसे हमें मतलब एक संतोष मिलता है, लगता है कि चलो भाई देश में डेवलपमेंट हो रहा है। तो उन मुद्दों पे कांग्रेस वाहवाही नहीं कर पा रही विपक्ष की। अटल बिहारी जी संसद में खड़े होकर विपक्ष पे तालियां ठोकते थे कि हाँ ये प्रशंसनीय कार्य है। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस में आपने देखा होगा कि बीजेपी से अच्छे जो है नेता थे, आज बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी से पहले जो इतना बड़ा दल था उसमें कई कद्दावर नेता थे जो आज छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी डर से या किसी चीज से जा रहे हैं, क्योंकि जैसे देखा जाए कि एक ही दिन में आज मीडिया में चल रहा कि 3 विकेट कांग्रेस के गिरे। तो तीनों तो अपराधी नहीं हो सकते, है ना। और तीनों का आपने जैसे एक को निष्कासित कर दिया, तो आप उनका भी ये कहना है कि पहले ही वो इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद पार्टी ने इस्तीफा देखने के बाद निष्कासित किया। अब हम निष्कासन की बात करें तो जैसे इन्होंने आरोप लगाया है कि मैं बीजेपी की तारीफ करता था, वो इनको हजम नहीं हुई, इस कारण से मेरा निष्कासन हुआ। प्रमोद कृष्णन के साथ क्या हुआ? प्रमोद कृष्णन जी ने भी यही आरोप लगाया कि भाई
मैं कल की धाम का जुड़ा हुआ बंदा हूँ और मैं धर्म से जुड़ा हूँ। मैं जन्म के बाद जब मैंने होश संभाला तो मैंने सनातन परंपरा, सनातन धर्म को अख्तियार किया। बिल्कुल। तो मेरा राम मंदिर जाना मन था, लेकिन कांग्रेस की चूंकि मैं विपक्ष में बैठा था, मैं नहीं गया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप लोग मेरा निष्कासन करते हैं, मेरे पे मतलब मेरी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसका मतलब उस पे आप प्रतिबंध लगाते हैं और उसके बाद आप निष्कासन करते हैं, तो ये गलत है। तो मैं नहीं मानती कि इतने सारे जो वरिष्ठ नेतृत्व हैं उनको, वरिष्ठ नेताओं में सारे अपराधी होंगे या फिर अपराधियों का पूरा गठजोड़ था कांग्रेस, इस कारण आज ये हालात हुए हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि सारे अपने अपने काले कारनामे, तो आप तो भाई अपने दल को, अपने दल में इतने दिन से काम करने वाले लोगों को भ्रष्ट बोल रहे हैं। मतलब कांग्रेस पूर्णतः भ्रष्टों का गठजोड़ था, अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक है। विलक्षण सक्सेना जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा सर, सारी अगर बातों को देखें, अगर सारे हम कंक्लूजन को देखें, तो एक गालिब साहब का एक शेर याद आता है कि गालिब जिंदगी भर एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्या कांग्रेस पार्टी में भी यही स्थिति है? आरोप लगा रही है बीजेपी भी और जो अपनी कमी है वो नहीं गिना पा रही है, क्या ये सही है? मैं इसको और शेर को आपके लिए मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि धूल आंखों में लगी और मुंह साफ किया जा रहा है। दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत यहाँ पर ये है, सी देखिए एक कॉमन नैरेटिव देखे जो हम यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है। कांग्रेस से अगर लोग रिटायर करते जा रहे हैं तो एक बहुत पुरानी कहावत, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे को पैनलिस्ट ने यहाँ पे सोक्रेटिस का रेफरेंस किया था, सक्सेना जी ने। सोक्रेटिस ने एक बात और कही थी कि जो पर्सन इन पावर होता है उसके लिए सक्सेस का रेशियो सिर्फ पावर और विक्ट्री से ही डिफाइन होता है। यानी अगर कोई कामयाब व्यक्ति है तो ही उसका अनुसरण किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आम जन में भी देखते हैं कि हम हमारे घर में, आसपास समाज में उसी व्यक्ति की सुनते हैं जिसको हमें पता है कि हाँ एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। भले ही सेम बात अगर एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति कहेगा तो हम उसे नहीं मानेंगे। सेम चीज कांग्रेस का है। ये रिपैट्रिएशन जो कांग्रेस से हो रहा है नेताओं का, ये इस बात का फर्स्ट इंस्टिंक्ट या फर्स्ट रिस्पांस है कि कांग्रेस अब संगठनात्मक रूप में या विनिंग लैप में नहीं है, एक विनिंग मोड में नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसका एग्जैक्ट रिवर्सल अगर तब होता जब हम ये देखते कि लगातार कांग्रेस जीत रही है और लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे, तो आपस में बीजेपी की बुराई कहते या अभी यहाँ पर कहते। अच्छा, इसको और इस बात से जस्टिफाई किया जा सकता है कि जो राम मंदिर से रिलेटेड जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस छोड़ के, राम मंदिर के लेके उनका स्टैंड क्या है। सी, राम मंदिर जब बना और उसके जो एक प्रॉपर स्टैंडिंग्स हुई हैं, अगर उनको पार्टी से निष्कासन या उनकी स्टैंडिंग्स की ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होती तो वो अपने कंसर्न्स वॉइस आउट कर सकते थे। क्योंकि यहीं पर एक बहुत आपने कॉमन फैक्टर देखा होगा कि शशि थरूर या जो भी एक डाइवर्स सेक्शन के लोग हैं, जो एक डाइवर्स जिन लोगों ने छोड़ दिया, जिनमें कपिल सिब्बल का भी नाम था जो चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा भी थे उसमें जो चले गए टीएमसी में, इन सब ने अपने वॉइसेस कंसर्न करे और बताया पार्टी में रहते हुए कि हमें ये स्टैंड करेक्ट नहीं लगा। गुलाम नबी आजाद ने 370 पे अपना स्टैंड क्लियर करा और उसके बाद पार्टी से उन्होंने क्विट किया जब उन्हें पता चला। तो यहाँ पे दो चीजें देखने के लिए पड़ती है। एक ये होता है कि जब आप पार्टी की सदस्यता लेते हो तो आपको बताया जाता है कि आप क्या रीजन दो, तभी आपको एक कॉमनैलिटी दिखाई देती जा रही है। बिल्कुल। तो विलक्षण जी, क्या राम मंदिर के जो स्टैंड जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है, नहीं जाना वहां पर, ये क्या उसके लिए प्राणघातक साबित हुआ है? देखिए, और जिस तरह से सर यहाँ पर मैं क्या ऐड करना चाहूंगी, अभी जो गौरव वल्लभ ने या संजय निरुपम ने जो भी ये बयान दिया कि सनातन विरोधी है वो लोग, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देते हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकता, सनातन धर्म के साथ नहीं है, क्या संजय निरुपम, गौरव वल्लभ भी पहुंचे थे उस समय राम मंदिर का, जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रही थी तब वो लोग वहां पर पहुंचे थे, तब उस टाइम पर उन्होंने क्यों स्टैंड नहीं लिया? पार्टी छोड़ते टाइम पर क्यों स्टैंड ले रहे हैं? ये एक वैलिड रीजन है ना, ये एक वैलिड जस्टिफिकेशन पड़ता है, क्योंकि जिस पार्टी को आप ज्वाइन कर रहे हो वो उसकी विचारधारा के साथ इंक्लाइन करता है। भाई अगर मुझे आपकी किसी एग्जैक्टली अगर मुझे आपकी किसी बात से अग्री करना होगा तो मैं तीसरी बात कह के आपसे अग्री नहीं कर सकता ना। अगर आप भी कह रहे हैं 1+1 2 और मैं भी कह रहा हूँ 1+1 2, तो आप दोनों, हम दोनों को एक कॉमन कंसेंसस पे आना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और यही एक बहुत अच्छा नैरेटिव बिल्ड भी करता है कि कांग्रेस या अन्य पार्टी से आने वाले लोग जो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं वो सनातन से ज्यादा प्रेम करते हैं, ना कि उस पार्टी से। एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी के कांग्रेस एक नॉन सनातनी पार्टी है और ये एक मेजॉरिटेरियन वोट शेयर को किल करती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर इसको आप और इन डेप्थ एनालिसिस ले लें, सी कोई भी पार्टी की डेथ
डिफीट और उसके बाद लगातार डिफीट से नहीं होती। जो गौरव वल्लभ जी ने अपने रेजिग्नेशन में कहा है कि पार्टी का ग्राउंड रियलिटी से टच छूट गया। इस ग्राउंड रियलिटी का टच आप ये नहीं है कि राहुल गांधी सीधा जाके किसान से बात नहीं कर रहे या कोई बड़े लीडरशिप आके नहीं, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पार्टी के वर्कर्स होते हैं। बिल्कुल आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर किसी भी क्षेत्र में आपको अगर ये बताया जाए कि हाँ आज राजगढ़ में ये स्थिति है कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत जाएंगे या हार जाएंगे, या अगर आपसे कहा जाए कि बीजेपी की ये प्रोमिनेंट सीट है, ये डिफीटिंग सीट है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपने ओन लोगों से संपर्क साधना होगा और वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे सेफगार्ड्स बहुत है। राहुल गांधी जी अगर इंटरनल पार्टी कम्युनिकेशन करना चाहे तो उनको सही रिपोर्ट नहीं मिलेगी बनस्पत, उसके बाहर अगर वो जाके अगर थर्ड ओपिनियन ले तो उन्हें ज्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट मिलेगी। ये संगठन की बहुत बड़ी वीकनेस डिटरमाइन करता है। ठीक है प्रभात सक्सेना सर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि विलक्षण जी ने ये बात कही है कि राहुल गांधी का जाना उतना सही साबित नहीं होता जितना कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाते और लोगों को समझाते पार्टी की रीति नीति। राहुल गांधी का हमने एक देखा है कि वो कभी किसानों से मिलने चले जाते हैं, कभी मजदूरों से मिलने चले जाते हैं, कभी जो कारपेंटर हैं उनसे मिलने चले जाते हैं, हमेशा वो ग्राउंड पर रहते हैं। यही स्टैंड अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहता, जुड़ाव रहता, तो क्या कांग्रेस पार्टी में ये स्थिति बन पाती जो अभी बनी है? देखिए मनीष, आपने एक बहुत अच्छे शेर से शुरुआत करी थी। हाँ जी। मैं भी उसको आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल। कि ऊपर देने वाले ने तो कोई कमी न की। हाँ। किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मेरी कश्ती वहां जाके डूबी जहाँ पानी कम था। वाह क्या बात है। बिल्कुल। और इस दिल के टुकड़े हजार हुए। हाँ। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दरअसल दिक्कत कांग्रेस के संग जो आ रही है, हाँ, वो ये है कि कांग्रेस की जो कमान जिनके हाथ में है वो कुछ कांग्रेस को नहीं समझते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी ऐसा नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हुए। कई चीजें ऐसी आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी कई विचारधारा नहीं मिलती थी। लाल बहादुर शास्त्री भी है। लेकिन अंततः ये होता था कि अपने नेता को मना लिया जाता था। इंदिरा जी ने भी यही किया। कांग्रेस, इंदिरा जी के समय भी ऐसा हुआ, फिर कांग्रेस आई, इंदिरा बनी, कई बड़े बड़े नेता उस समय भी कांग्रेस से टूटे। कांग्रेस का एक बड़ा इतिहास है, इसमें कोई शक नहीं है। जब नरसिंह राव आए, जी बिल्कुल, जिनको भी जो है वो बड़ा अलंकरण से सम्मानित किया गया है, तो नरसिंह राव ने उस चीज को समझा जिनका आज कांग्रेस में कोई नाम नहीं लेता। बिल्कुल। यही वजह है कि मोदी जी ने उनको भारत रत्न की उपाधि से बिल्कुल नवाजा। बिल्कुल। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मौजूद थे। हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और उन्होंने ताली तक नहीं बजाई। आप ये देखिए कि एक व्यक्ति के साथ किस हद तक आप जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है कांग्रेस के लिए है। राजीव गांधी कहते थे कि मैंने गरीबी जो है वो किताबों में पढ़ी है। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने पूरे देश भर का भ्रमण किया। हाँ। बिल्कुल। और दुर्भाग्य ये रहा कि राहुल गांधी को ऐसे सलाहकार मिले जिन्होंने गरीबी की और देश की परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल। उन्होंने कहा साहब ये लाल मिर्च और हरी मिर्च भी है, तो आप लाल मिर्च क्यों नहीं उगाते हो, हरी मिर्च क्यों उगाते हो। तो ये हास परिहास जरूर है। ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के साथ बिल्कुल जहाँ तक सनातन का सवाल है, तो आज जो नेता दुहाई दे रहे हैं सनातन की वजह जा रहे हैं। हाँ। तो 1952 में जब जनसंघ का गठन हुआ था, उस समय उनके एजेंडे में था राम मंदिर। जब उनके एजेंडे में 370 था, तो 1952 से 2024 तक का क्यों इंतजार किया आपने? सही बात है। कई ऐसे मोड़ आए। और राजनीतिक दल का तो ऐसा है कि डूबते हैं फिर उभरते हैं, फिर डूबते हैं। 77 में क्या हुआ था, लोग कहते थे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन 80 में फिर इंदिरा लहर चली। तो राजनीति के अंदर कोई स्थायी नहीं होता। एक बार फिर वही लहर चल रही है। कांग्रेस का जो कुनबा है वो कम होता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कब तक उभरती है। देखिए जी, मैं आगे इस बात को बढ़ाना चाहता हूँ। क्या है कि जो लोग जिन्होंने सत्ता की मलाई खूब खाई, अब उनको लगता है कि उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद अब हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो जो पार्टी हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है, जो हमें सत्ता का सुख फिर दे सकती है, तो उसमें जाना, मतलब ढलान पे उतरना बहुत कठिन है, ऊपर चढ़ना बहुत कठिन है। आज कोई व्यक्ति कांग्रेस का ज्वाइन करता है तो बड़ी खबर है, लेकिन कोई बीजेपी करता है तो खबर नहीं हो पाती। मेरा यही कहना है कि राजनीति का खेल ही निराला है। न कोई स्थायी दोस्त होता है, न कोई स्थायी दुश्मन होता है।
कल तक जिनको हम गाली बक रहे थे आज हम गलवैया उनके साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चक्कर में हमको सबको ये सोचना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर अवसरवादिता प्रमुख होती है बिल्कुल। और वो इन दिनों हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रवाल जी, शुक्ला जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी प्रवाल जी ने राजनीति को लेकर एक बहुत अच्छा विश्लेषण यहाँ पर दिया कि डूबता है उभरता है, इस तरीके की बातें उन्होंने यहाँ पर कही। लेकिन जिस तरह से गौरव जी के जो आरोप लगे हैं, अब मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये भी कहा है कि निजीकरण और वैश्वीकरण के खिलाफ है कांग्रेस। कांग्रेस दिशाहीन तो हो गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से कुनबा कम हो रहा है, दिशा कांग्रेस को नहीं मिल रही है। जी शुक्ला जी। देखिए, आज के समय में राजनीति में वैचारिक बदलाव का दौर चल रहा है और निश्चित रूप से जो वैचारिक बदलाव हैं और जनमानस में उनकी गहरी पैठ बनाने के लिए इसके लिए बीजेपी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो भी वैचारिक बदलाव हैं उनकी मुख्य भूमिका या फिर विषय क्या है। मेरे अकॉर्डिंग पहला जो वैचारिक बदलाव की बहार चल रही है वो हिंदुत्व है। बिल्कुल। दूसरी है राष्ट्रीयता। बिल्कुल। और निश्चित रूप से भारत जैसे देश में जिस भी राजनीतिक पार्टी को राजनीति करना है या सत्ता में आना चाहती है वो इन दो मुद्दों से अछूत नहीं रह सकती। बिल्कुल। उसको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा कि वो हिंदुत्व के साथ है या नहीं है। क्योंकि हम सब जो भी देशवासी हैं सब अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए या करना भी पड़ेगा, है ना। जो जिसको सूट लगे वो उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सेप्ट कर सकता है। बट मोदी जी ने या बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 के बाद निश्चित रूप से राष्ट्रीयता की जो परिभाषा थी उसको आम जनमानस के बीच में इस तरह बैठा दिया गया है कि अब वो बीजेपी वर्सेस अदर पार्टियों के बीच में डिफरेंस कहीं न कहीं फील करती हैं कि ये पार्टी राष्ट्रीयता के नियरेस्ट है, ये थोड़े से इसका डिफरेंस है या दूर है। हाँ। और इस पहली विचारधारा है वो हिंदुत्व की है। बिल्कुल। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है कि हम एक सेकुलरिज्म पार्टी हैं, संविधान के अकॉर्डिंग हम भी मानते हैं कि सभी पार्टियां सेकुलरिज्म होती हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसका झुकाव क्या वाकई बीजेपी से यदि हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो क्या हिंदुत्व के प्रति पास बैठता है या दूर बैठता है? मुझे लगता है या शायद जनता को लगता है क्योंकि चूंकि जो पार्टी चुन के आ रही है उसी पे हमें चलना पड़ेगा, उसी को मानना पड़ेगा। तो हिंदुत्व के निकट बीजेपी है। कांग्रेस उस लेवल पे उनकी निकटता अभी तक प्रदर्शित नहीं कर पा रही है। इस कारण से आज कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा होती जा रही है, क्योंकि नेताओं का छोड़ना एक अपना विषय हो सकता है। आप देखिए ब्लॉक स्तर पे या बूथ स्तर पे भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से छिटकते जा रहे हैं, जिनको ना तो सीआईडी का डर है, ना ईडी का डर है, ना सीबीआई का डर है, ना ही उन्होंने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है। तो वो क्यों छूट रहे हैं? मुझे लगता है कि वहाँ उनके कांग्रेस पार्टी छोड़ने का प्रमुख कारण क्या है? वैचारिक दृष्टिकोण है या हिंदुत्व के प्रति लगाव है। बिल्कुल सर, यहाँ पर जो आपने कहा वैचारिक दृष्टिकोण या फिर हिंदुत्व के प्रति लगाव, अगर यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी का आपने बताया कि हिंदुत्व के प्रति लगाव है, ये हिंदुत्व के प्रति लगाव दक्षिण में काम आएगा क्या? जिस तरह से अभी हमने राहुल गांधी के वायनाड में रैली देखी, केरला में वायनाड में उन्होंने रैली की और तमाम वहां से वो हमेशा जीतते आए, मौजूदा सांसद भी वहीं से हैं। क्या बीजेपी वहां पर अपने पैर जमा पाएगी? देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणी राज्यों में वो कितनी स्थापित हो पाती है और हिंदुत्व को लेके जो वो आगे बढ़ी है, मुझे लगता है और यहाँ तो काम आ रहा है। मुझे लगता है उसके दक्षिण भारत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने चुन के आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 2019 की तुलना में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है। बिल्कुल। निश्चित रूप से उनके एमपी चुन के आए या ना आए, उनका वोट प्रतिशत बढ़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की जो भावना है वो कहीं न कहीं दक्षिण के जो हमारे राज्य हैं वहां भी स्थापित किया है। दूसरी ओर उनका संगठन वहां ज्यादा मजबूत हुआ है 2014 या 2019 की तुलना में। बिल्कुल ठीक है। प्रकाश सक्सेना सर, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जैसे ऋषिका ने कहा, दक्षिण का जिक्र किया, पहला सवाल तो यही है कि दक्षिण के द्वार किसके लिए खुलेंगे। सवाल ये भी है कि गौरव वल्लभ का भी ऋषिका ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप निजीकरण के खिलाफ है, उन्होंने कहा कि आप वैश्वीकरण के खिलाफ है, उन्होंने कहा कि आप नवीनीकरण के खिलाफ है, उन्होंने कहा कि आप विकास के खिलाफ है।
आपकी परिभाषा में अभी कांग्रेस का जो नवीनीकरण है या वैश्वीकरण है या जो भी मुद्दे रहे हैं जो गौरव वल्लभ अपनी कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, क्या मानते हैं आप कि वाकई कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर भटक चुकी है? क्योंकि अगर दुनिया भर में वैश्वीकरण की जो पहचान बनाई है वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई है, क्या कहेंगे आप? बस आपने जो अंत में बोला उसी में उसका जवाब है कि गौरव वल्लभ काफी बाद में आए हैं कांग्रेस में। बिल्कुल। और जो डी इन्वेस्टमेंट नरसिम्हा राव जी के द्वारा, मनमोहन सिंह जी के द्वारा भारत में लाया गया, जब हमारे देश में सोना गिरवी रखने के हालत बन गए थे, रख ही दिया गया था, सैलरी के पैसे नहीं थे, तब कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था उस समय संभाली थी। तो यहाँ उनकी बातों का जवाब है। वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो वेल्थ क्रिएशन का कहाँ विरोध किया गया है? अभी हमारी बहन कल्पना जी ने चाणक्य का उदाहरण दिया था, तो चाणक्य अर्थशास्त्र में कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के एक टैक्सेशन पे कहा था कि जिस तरह से मधुमक्खी पुष्पों से वो उसका रस थोड़ा संग्रहित करती है, कर उसी तरह से होना चाहिए। वो चाणक्य धनानंदों के खिलाफ खड़े हुए। बिल्कुल। अब स्थिति ये है कि धनानंदों के पक्ष में है। पक्ष में होने से क्या फर्क पड़ रहा है? ये अभी आर्थिक जो विश्लेषण आए हैं, आप देखिए कि करीब 72 करोड़ लोगों की इनकम 6,000 रुपए मासिक से भी कम है। 90% लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। आप देखें कि जो संपत्ति का लगभग 40% और आय का 22% जो भाग है, ये लोग दबाकर बैठे हैं। इसका मतलब कि आय के अवसरों का समान वितरण नहीं हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपको इस पर डिस्कशन करना चाहिए। आप सनातन की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज है कि देश सनातन नहीं है, हमारी संस्कृति सनातन है। और हिंदुत्व की बात भी जैसे भाई ने की, तो मेरा मतलब है यदि इससे प्रभावित होकर आप उसमें आ रहे हैं, तो आपको पहले जो हिंदुत्व का ठेका ली हुई पार्टियां हैं, उनसे कहना चाहिए कि आप पहले हिंदुत्व को अच्छे से डिफाइन करें। क्या आपका हिंदुत्व में गाय सीमा के हिसाब से माँ होती है? कि एक जगह वो माँ है, दूसरी जगह यम्मी आपकी डिश हो गई वो। बिल्कुल। तो हिंदुत्व को आपके ऐसा तो नहीं कि एक कोई करे तो वो बलात्कारी है और अपना कोई करे तो संस्कारी हो जाता है, वही बलात्कारी। तो आप पहले उसको वेल डिफाइंड करें। तो ये भटकाव है। जो सुकरात की बात की थी, तो उस सुकरात ने लोकतंत्र और भीड़तंत्र में लाइन खींची थी। उन्होंने कहा था कि एक भीड़तंत्र है, वो किसी भी दिशा में भेड़ों से उसका वो किया था कि भेड़ों का जो समूह होता है वहां हाँका जा सकता है। अच्छा, आज हमारा नहीं, एक बस फाइनली, और लोकतंत्र में नागरिक वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। और इस समय सूचनाओं का युद्ध चल रहा है देश में, जो अपनी भले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भ्रामक सूचनाएं फैलाने में लोगों को सेटिस्फाई करने में है, तो वो आगे निकल जा रहा है। और जो सही सूचनाएं लेके बैठे हैं वो अपने घरों में बैठे। बिल्कुल। लेकिन जो कांग्रेस में जो भागम भाग मची है, भगदड़ मची है, ये आपसी कलह है या वाकई सिद्धांतों की लड़ाई है? इसमें अब अपन सिर्फ विशुद्ध इस पे आ जाए। बिल्कुल। देखिए, आज 3 लोगों ने जो इस्तीफा दिया है, गौरव वल्लभ जी का तो अपन ने चर्चा कर ली कि वो सनातनी होते और उनको दिक्कत थी तो तुरंत वो उस समय चले जाना चाहिए था उनको। संजय निरुपम जी की बात गौर करने लायक है। उनकी चिंता है कि वो वहां कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, और उनका कहना है कि मेरी बात ऊपर तक जहां तक पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रही है। आप देखें, भोपाल में भी जब यहाँ लोकसभा प्रत्याशी का चयन हो रहा था, यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नाम भी चल रहा था और बहुत आगे था, पर यहाँ के कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें यहाँ कार्यकर्ता चाहिए कांग्रेस का, और बदलाव हुआ। तो मुख्य जो समस्या वहां पर है कि वहां वो कोटरी का जो उन्होंने जिक्र किया संजय निरुपम जी ने, कि वो कोटरियों से घिरे हैं राहुल गांधी, जो सही कार्यकर्ताओं की सही सूचनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये इसका ड्रॉबैक है, ये उसका मतलब उसमें सबसे बड़ी कमी है उसके साथ। बिल्कुल प्रकाश जी, संजय निरुपम जी का यहाँ पर आपने जिक्र किया कि शीर्ष नेतृत्व तक कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। कोटरियों से घिरे हुए हैं, तो वो सूचनाएं इन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। विलक्षण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी संजय निरुपम जी का जिक्र हो रहा है, बाकी के जो 2 नेता, जिन 3 नेताओं की हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि 3 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, 2 ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। संजय निरुपम जी की अगर बात करें, अगला कदम उनका क्या होगा? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि चुनाव तो मैं जरूर लड़ूंगा, और नवरात्र का उन्होंने बताया है कि 9 तारीख को मैं ये क्लियर कर दूंगा, क्लैरिफिकेशन वो दे देंगे, चुनाव लेकिन जरूर लड़ेंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, संजय निरुपम की जो स्टैंडिंग है अभी, करंट स्टैंडिंग है, नो डाउट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर है, और उनके एक वैचारिक जो एक
आउटलुक है उसको एक काफी बेनिफिट उन्हें मिलता ही है। और डिसाइसिवली एक पैटर्न अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हुए देखें तो एक, जैसे हमने गौरव वल्लभ जी की बात करी, वो उन्होंने उदयपुर सीट से फाइट करा इलेक्शन, 32,000 वोट के डिफरेंस से हारे, देन ही क्विटेड पार्टी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लोगों को आप देखते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इलेक्शन में इन्हें डिफीट खाई है, चाहे हम संजय शुक्ला जी की बात कर लें या फिर पुराने कोई लीडर्स हैं प्रोमिनेंट जिनको अब पार्टी में रेलेवेंस नहीं रहा, फॉर एग्जांपल सुरेश पचौरी जी, तो इनका एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से एक रहा है और ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन से जुड़ता है कि मेरा पार्टी में फ्यूचर क्या है। इसीलिए अगर आप कभी भी किसी कांग्रेसमैन से जाके पूछेंगे और बोलेंगे कि क्या आपका जस्टिफिकेशन है, तो उन्हें रिग्रेट उन लोगों का होगा जो एक्चुअली पार्टी को कंट्रीब्यूट कर सकते थे और चले गए, जैसे संजय शुक्ला या रहते हुए भोपाल में कैलाश मिश्रा, क्योंकि इनके पास सर्टेन वोट है और एक सर्टेन पॉलिटिकल प्रोमिनेंस है। वो लोग जो पार्टी को छोड़ के चले गए, और जहां तक जो लोग चले गए उनका एक जो कॉमन एक कंसेंसस एक नोटेड है वो ये है कि पार्टी विचारहीन हो चुकी है, दिशाहीन हो चुकी है। तो बाय इसका एक एनालिसिस करते हैं कि बाय से वो कहना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा 2015 से लेके 2018 के बीच में कांग्रेस की रणनीति क्या थी। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा क्यों था कि मोदी गवर्नमेंट के इन सीजन मतलब इस पर्टिकुलर कार्यकाल में पर पॉइंट इलेक्शन पे मतलब इलेक्शन के जो आइडियाज है या पर पॉइंट स्कैम्स जो थे उन पे बात हुई थी, क्यों राफेल की बात करी गई, क्यों जीएसटी से लड़ाई की गई, क्यों 370 पे किए गए। यहाँ पर कांग्रेस की अग्रेसिव स्ट्रैटेजी पॉलिसी पॉइंट पे लड़ाई की थी, तो आपको एक विचारधारा मिली। जैसे जीएसटी की जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा कि भैया स्टेट्स का शेयर क्या है, आप एक तरीके से संविधान में सेंट्रलाइजेशन ला रहे हो जो तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, आपने स्टेट्स का शेयर खत्म कर दिया। जब बात आती है 370 की तो कश्मीरियत की लड़ाई की बात आती है, तो एक आपको कॉमन कॉन्सेंस मिला। उसके अलावा जब आप राफेल की बात करते हो तो आपने एक स्कैम हाईलाइट करके एक जनरल प्रॉब्लम की बात करी, विच इज करप्शन इन द आर्म्ड फोर्सेस या करप्शन इन जनरल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ पर पॉइंट पॉलिसी की लड़ाई एक बेनिफिट देती है। और इसका एक आपको अगर पैरेलल ड्रॉ कर दूं तो जब आप देखें कि मोदी गवर्नमेंट के आने के पहले जो एक देश में लहर चल रही थी एंटी करप्शन की, एक तरफ अन्ना हजारे थे जो ये नहीं कह रहे थे कि देश में करप्शन, मतलब वो कह रहे थे कि देश में करप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो करप्शन से लड़ाई का एक रास्ता क्या देते थे, लोकायुक्त, एक लोकायुक्त एक्ट आना चाहिए। तो उन्होंने क्या ध्यान केंद्रित किया एक पॉलिसी के ऊपर कि इस पॉलिसी को अगर हम लाएंगे तो हम भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। वही ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाबा रामदेव भी थे। बाबा रामदेव जनरली कहते थे कि मैं आम मरण अनशन पे बैठा हुआ हूं और जब तक देश में करप्शन खत्म नहीं होगा, पॉलिटिक्स में वायलेंस खत्म नहीं होगा, तब तक मैं उठूंगा नहीं। जो कि अगर नॉर्मली आप एक इंसान से पूछे तो बड़ा ही वेग स्टेटमेंट है, बड़ी खाली बात है। यहाँ एक साहब में वैचारिक है। तो यही डिफरेंस एग्जैक्टली कांग्रेस में कि 2018 के पहले पर पॉइंट पॉलिसी पे लड़ाई करी गई थी, और इसलिए मध्य प्रदेश के भी जो 2018 या 19 के इलेक्शंस आपने देखे, कांग्रेस किसानों के ऊपर फोकस करी। क्यों? मंदसौर में गोलीकांड हुआ, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ दिक्कत हो रही है, महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस वो लड़ाइयों से ना लड़ते हुए अस्तित्व और ईगो फाइट कर रही है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक, अगर आप बोले कि इसका आउटलुक क्या है, मतलब इससे निकल के क्या आएगा, कोई एक्ट निकल के आएगा, आपकी कोई पॉलिसी की स्टैंडिंग आएगी, और आएगी भी तो उसको कैसे आप बेटर डिफाइन कर, जैसे उन्होंने अप्रेंटिसशिप पॉलिसी ले ली है। अब कोई भी बोलेगा कि अप्रेंटिसशिप पॉलिसी स्काई योजना का एक तरीके से रीमॉडिफाइड वर्जन है जो कांग्रेस लाके दे रही है, तो इसमें आपकी इंडिविजुअल गेन क्या हुई? बिल्कुल यहाँ पे पर पॉइंट पॉलिसी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें वो जो मुद्दे आपने बताए जैसे कि राफेल हुए या 370 हुए, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बेटर पॉलिसी मेकिंग की जरूर बात की है। कल्पना शर्मा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। विलक्षण जी जहाँ से खत्म कर रहे हैं वहीं से मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी उन्हीं मुद्दों पर प्रकाश डालें। अब उन्होंने कास्ट सेंसस की बात कही, अभी उन्होंने जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम उनकी बात कही, अभी वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, अभी किसानों की वो बात कर रहे हैं, अभी वो युवाओं की बात कर रहे हैं। ये भी तो जनरल इशूज हैं और ये भी तो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिल्कुल, ये आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं मनीष, लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इन मुद्दों को लेकर के जो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, जो लोगों के बीच पहुंचनी चाहिए, वो अब तक नहीं पहुंची। हम जरूर जब भी डिस्कशन होता है इन सारे विषयों को उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी उनको हाईलाइट करती है अपने छोटे से छोटे विषय को, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी कांग्रेस को मौका ही नहीं दे रही कि वो जनता के बीच जाकर अपने इशू रख सके, अपने जो विजन है वो रख सके। उससे पहले वो किसी ना किसी, चाहे महिला का विषय उठा लीजिए या फिर अन्य कोई ऐसा, या फिर वो आए दिन जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं,
इस तरह के विषयों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भटकाती नजर आ रही उलझा है, देती है। जिसके चलते कांग्रेस जिसको जो उसका मेन विजन है, जिसको लेकर के वो 2024 का इलेक्शन लड़ने वाली है, वो सामने नहीं आ पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी पार्टी के लिए कि वो अपना विजन क्लियर नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात मनीष, एक चीज और इसमें समझने की बात है कि देखिए, जो बड़े नेता हैं जो चले गए, उनको अगर छोड़ दिया जाए, जो पार्टी में है उनकी वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उनकी बात करने का तरीका क्या है, वो किस तरह से अपने पॉइंट को रख रहे हैं। स्टेट पूरे, अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं, अलग अलग स्टेट को भी आप उठा के देखेंगे, उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात उस तरह से नहीं रख पा रहे हैं जिस तरह से स्टेट का अगर विषय है तो वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, जो होना बहुत जरूरी था। और एक आप देखिएगा, मुझे जो अब तक नजर आया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब तक सीरियस नहीं होंगे, जब तक वो इलेक्शन के समय में जिस तरह से उनकी भागीदारी होनी चाहिए, जब तक वो नहीं होगी तब तक मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं अगर अंडमान निकोबार में ही पहुंच जाती हूँ, ये थोड़ा हट के क्षेत्र आया, आप देखिए वहां पे कांग्रेस है, इस समय लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास है, सिर्फ एक ही सीट है। लेकिन अगर वहां देखा जाए कि वहां की पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को वहां पे लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक ही सीट है, अगर वो चली जाती है तो कहीं ना कहीं वो आपके हाथ से चला जाएगा। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, इतना लेट आपने सीट डिक्लेयर करी है वो वाली, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मायने रखती ठीक है हैं। कल्पना जी, इन्होंने लेकिन बहुत कहीं लंबे ना समय कहीं पहले ही उन चीजों को बिल्कुल। रख दिया, तो जिस ये तरह सारी से चीजें हैं। हाँ, जिस तरह से आप कह रही हैं कांग्रेस का जो विजन है वो दिखाई नहीं दे रहा। अर्चना जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब तो कांग्रेस का विजन क्या, गठबंधन का विजन क्या, सब एक हो गए हैं, महागठबंधन यहाँ पर हो गया है। तो गठबंधन का जो विजन है ये दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी के ऊपर ही अटक कर रह गया है, मतलब बीच के जो मुद्दे हैं वो बचे ही नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार, लोकतंत्र की हत्या, इन पर जो गठबंधन है उसका विजन अटक गया है। बाकी जो पार्टी का अलग से विजन होना चाहिए गठबंधन का, वो विजन नहीं दिख रहा। देखिए मैम, कांग्रेस में क्या है कि जब से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मतलब जब केंद्रीय नेतृत्व जब से लूज हुआ है, तब से अभी तक उनका विजन ही नहीं पता चला कि विजन क्या है। एक लंबे समय तक इंतजार के बाद अध्यक्ष पद पे मल्लिकार्जुन खड़गे का डिसीजन आया। उनको भी, मतलब उनका भी देश में कुछ भी हो जाए, उनका ओपिनियन आना, उनका बयान आना ना आना, मतलब एक ऐसे कि मतलब लग ही नहीं रहा है कि देश में कहीं पे विपक्ष है। ऐसे में गठबंधन, महागठबंधन, अभी 31 तारीख को आम आदमी पार्टी वो केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेके और इन लोकतंत्र बचाओ को लेके जो एक रैली की गई थी, एक धरना प्रदर्शन किया गया था, पूरे दिन ये नहीं समझ में आया कि लोग चाह क्या रहे हैं, पार्टियां चाह क्या रही हैं, कोई सीट बदलने पे गुस्सा हो रहा है, मतलब इतनी तकरार उसमें दिख रही थी कि किसी का विजन तो क्या, उनका साथ बैठना क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि पार्टियों का कोई महागठबंधन, गठबंधन या विजन बिल्कुल लोकसभा चुनाव में तो क्या आगे भी मेरे को नहीं लगता कि ये लोग एक साथ बैठ पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अंतिम टिप्पणी सर, शॉर्ट टाइम में आपसे जानना चाहूँगा प्रभात सक्सेना सर, जैसा कि मैम ने बताया कि रामलीला मैदान में जो महागठबंधन की रैली हुई, हेमंत सोरेन की पार्टी कुछ और कर रही थी, आम आदमी पार्टी कुछ और कर रही थी, कांग्रेस कुछ और कर रही थी। मैं शॉर्ट टाइम में पूरी का कंक्लूजन चाहता हूँ आपसे। दल है, उनके दलों की मजबूरी है गठबंधन, बिल्कुल। और इस समय विपक्ष चीज, जैसा सभी वक्ताओं ने कहा कि वो किसी न किसी मजबूरी के चलते गठबंधन में आए हैं। बिल्कुल, वो भी समझ रहे हैं कि जो भी दल है उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये परिवार से बने दल जो है वो एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जो हवा चली हुई है, आंधी है, बिल्कुल, तो उस आंधी में जो हर कोई जो है वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी छतरी के नीचे या किसी के नीचे बैठना चाहता है। तो सब मिला के अभी उनको अगले 5 साल में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, बिल्कुल तरीके से चले। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबकी, जैसा आपने कहा शुरू में, सबकी नीतियां अलग है, नेता अलग है, विचारधाराएं अलग है, और जिन चीजों को लेकर वो उन्होंने अपना जो संगठन बनाया था, अपने दल किया था, आज वो कहीं दिखाई नहीं देता। अर्थात समाजवादी जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रभात तमाम जी, जो जिस चीजें तरह हैं, से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अब भटकता हुआ तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, फिलहाल समय हमें इतने की इजाजत देता है। तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस का कुनबा कम होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें ताजा जो अभी हम देख रहे हैं, बीते 24 घंटों में मनीष जी, कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया, 2 बीजेपी में शामिल हुए, एक का विजन अभी
वेट एंड वॉच पर। बिल्कुल ठीक है, और ऐसे में सवाल ये है कि ये वाकई कांग्रेस पार्टी में कलह है या सिद्धांतों की लड़ाई है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।